एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मसाला पर। ठीक है दोस्तों, आज जो है हम वृत्त चैप्टर के साथ उपस्थित हैं। आज हम समझेंगे कि वृत्त क्या है। ठीक है, और वृत्त के जितने भी भाग हैं, खासतौर पे त्रिज्या क्या है या वृत्त किसे कहते हैं, केंद्रक क्या है, व्यास क्या होता है, परिधि क्या है। ठीक है, इसके साथ साथ वृत्त से संबंधित जितने भी क्षेत्रफल हैं, क्षेत्रफल के सूत्र हैं, उसका उपयोग है। ठीक है, उस सभी चीज़ों को जो है ना आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो आइए चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम वृत्त है। देखिए वृत्त होता क्या है। तो वृत्त तो सबसे पहले द्विविमीय आकृति है। ठीक है, द्विविमीय आकृति है, कहने का मतलब है कि उसमें कुछ लंबाई हो सकता है, चौड़ाई हो सकता है, लेकिन ऊंचाई नहीं होगा। यानी वैसी आकृति जिसमें ऊंचाई नहीं होता है, लंबाई हो सकता है, चौड़ाई होगा, लेकिन ऊंचाई नहीं होगा, उसको हम कहते हैं द्विविमीय आकृति। तो वृत्त तो सबसे पहले क्या है, द्विविमीय आकृति है, यानी इसे सतह पर खींचा जा सकता है। ठीक है, सतह पर खींचा जा सकता है। तो देखे होंगे कोई भी अगर आकृति ऐसा गोला दिखता है तो हम कहते हैं ये वृत्त है। मैथ की भाषा में इसको वृत्त कहते हैं। ऐसे गोला तो त्रिविमीय आकृति होता है, जैसे बॉल, ठीक है, फुटबॉल, वो गोला है। ठीक है, लेकिन गोल हमको क्या भाषा में जहाँ भी आता है हम समझते हैं वो वृत्त है। ठीक है, तो इसको हम परिभाषित करते हैं आज कि हम इस गोल को हम कैसे परिभाषित करेंगे या वृत्त को कैसे परिभाषित करेंगे। देखिए, तो इसकी परिभाषा की बात करें तो यह ऐसी आकृति है जिसके प्रत्येक बिंदु की दूरी जो है ना एक नियत बिंदु से बराबर होती है। यानी वह आकृति जिसके प्रत्येक बिंदु की दूरी एक नियत बिंदु से बराबर हो, ठीक है ना, उस आकृति को हम कहते हैं वृत्त। ऐसे इसकी परिभाषा बहुत सारे बन सकते हैं। एक परिभाषा तो अभी हमने बोला, दूसरा परिभाषा आप ये बोल सकते हैं कि एक नियत बिंदु के चारों ओर, एक नियत बिंदु के चारों ओर खींची गई वह आकृति। ठीक है, एक नियत बिंदु के चारों ओर खींची गई वह आकृति, ठीक है ना, जिसके प्रत्येक बिंदु की दूरी जो है नियत बिंदु से बराबर हो, उसको हम कहते हैं वृत्त। ठीक है, या आप इसका आधा भी बोल सकते हैं, एक नियत बिंदु के चारों तरफ खींची गई आकृति को हम वृत्त कहेंगे। लेकिन जब बोल दीजिएगा कि नियत बिंदु से प्रत्येक बिंदु के बीच की दूरी क्या है, बराबर है, तो हम कहेंगे कि वो वृत्त है। ठीक है, तो परिभाषा अपने आप में पूर्ण हो जाएगा। देखिए, परिभाषा कहने का मतलब है कि आप किसी चीज़ के बारे में इतना हद तक बता दीजिए ताकि उसकी पहचान हो जाए। ठीक है ना, जितना आप बताते हैं या जितना लिखते हैं ना, उसी को हम कह देते हैं परिभाषा। ठीक है, तो परिभाषा जरूरी नहीं है कि जो किताबों में लिखा गया है वही एक होगा, अन्य भी परिभाषा हो सकती है जो अपने शब्द में हो सकती है। ठीक है, अब देखिए, तो जिस नियत बिंदु की बात हम कर रहे हैं ना, जैसे ये नियत बिंदु है, इस नियत बिंदु के चारों तरफ जो खींचा गया आकृति है उसको हम क्या कहे हैं, वृत्त। अब इस नियत बिंदु को यहाँ देखिएगा, इस नियत बिंदु को ही हम कहते हैं केंद्र। क्या कहते हैं, केंद्र। ठीक है, या इसको हम लोग इंग्लिश में सेंटर कहेंगे। ठीक है, और इस केंद्र से वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर जो खींचा गया लाइन होगा, रेखा होगा या रेखाखंड होगा, उसको हम कहेंगे त्रिज्या। यानी ये जो लाइन है इसको क्या कहेंगे, त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या को हम इंग्लिश में रेडियस कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो ये त्रिज्या हो गया। तो इसमें आपसे पूछा जाएगा कितने त्रिज्या खींची जा सकती है, तो अनेकों। आप देख लीजिए, 2, 4, 10 नहीं, अनेकों खींचा जा सकता है। यानी प्रत्येक बिंदु से एक त्रिज्या खींचा जा सकता है। ठीक है ना, तो त्रिज्या की संख्या जो है एक वृत्त के अंतर्गत बहुत सारी होती है, अनेक होती है, अपरिमित हो सकती है, आप कहेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ देखिएगा, ये जो वृत्त है, तो अगर हम वृत्त किसी दो बिंदु को मिलाते हैं, किसी दो बिंदु को मिलाते हैं, जैसे ए है और ये बी है, ये सी है और डी है, तो वृत्त किसी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवा, कोड। ध्यान रहेगा, वृत्त के किसी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा को जीवा यानी कोड कहते हैं। ठीक है, अब जब ये जीवा आगे बढ़ते हुए जब सेंटर से होकर गुजरेगी, केंद्र से होकर गुजरेगी, ठीक है ना, सेंटर से होकर गुजरेगी, केंद्र से होकर गुजरेगी, तब उसको कहते हैं व्यास। क्या कहते हैं, व्यास। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। ध्यान रहेगा, तो केंद्र से वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई रेखा, केंद्र से वृत्त के किसी बिंदु तक खींची गई रेखा को त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या की संख्या अनगिनत होती है, अनेक होती है। ठीक है, अब जो जीवा केंद्र से होकर के गुजरती है उसको हम कहते हैं व्यास। जीवा क्या है,
तो दो बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा को, वृत्त पर स्थित किसी दो बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाखंड को क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। ठीक है, तो जीवा समझ गए, व्यास समझ गए। अब रहा बात कि जीवा की संख्या कितनी होती है, तो ये भी अनेक होती है। ठीक है, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 हजारों खींच सकते हैं, इधर से भी खींच सकते हैं। ठीक है ना, किसी भी दो बिंदु को मिला दिया जाए तो क्या हो जाएगा? जीवा हो जाएगा। बशर्ते वो परिधि पर होना चाहिए, यानी वृत्त की जो रेखा है उस पर होनी चाहिए। ठीक है, तब उसको हम कहेंगे जीवा। और जब वही जीवा सेंटर से होकर पास करेगी तब उसको कहेंगे व्यास। व्यास की संख्या भी अनगिनत हो सकती है। हम इधर से भी खींच सकते हैं, इधर से भी खींच सकते हैं, इधर से भी खींच सकते हैं, इधर से भी खींच सकते हैं। ठीक है ना, तो किसी भी दिशा से हम लोग खींच सकते हैं, बशर्ते वो सेंटर से पास होना चाहिए। ठीक है, जब केंद्र से पास होगा तभी उसको क्या कहा जाएगा? व्यास कहा जाएगा। यानी किसी वृत्त का जो व्यास होता है ना, वो सबसे बड़ा जीवा होता है। आप देख लीजिए, जब इसे ही पास करता है तो ये अपने आप में सबसे बड़ा दिखता है। जब इससे थोड़ा भी दूर ऊपर नीचे खींचा जाता है तो इस रेखा से वो छोटा ही दिखेगा। जैसे ये वाला इससे छोटा है, ये वाला इससे छोटा है। ठीक है ना, सबसे बड़ा कौन दिख रहा है? ओपी बड़ा दिख रहा है। तो ओपी को हम कहेंगे ये जीवा है और ये सबसे बड़ा जीवा है। सबसे बड़ा जीवा होने के चलते ही इसको व्यास कहा गया है। ठीक है, अब देखिए सेंटर को संभवतः सी से या ओ से डिनोट करते हैं, रेडियस को आर से, व्यास को डी से। जीवा के लिए कोई विशेष शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, अक्षर का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, अब अगला बात समझिए, परिधि क्या होता है। देखिए ये जो आप परिधि देख रहे हैं, तो आप सोचिए कि यहाँ से कोई व्यक्ति चलते हुए फिर यहाँ से यहाँ तक आता है। ठीक है, यानी पुनः अपने बिंदु पर आता है। तो जो आकृति बना वो तो वृत्त है ही है, वृत्त की ही चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, अगर संभवतः इस सेंटर से या केंद्र से की दूरी बराबर है तो हम कह लेंगे वो क्या है? वृत्त है। अब ये व्यक्ति के द्वारा चलने में जितनी दूरी तय किया गया है ना, जितनी दूरी तय किया गया है, उस दूरी को ही या उस संख्यात्मक मान को ही हम कहेंगे परिधि। ठीक है, या आप समझिए कि कोई रस्सी से ऐसा गोला बनाया गया है, तो रस्सी की जो कुल लंबाई होगी उसी को कहेंगे परिधि। ठीक है, परिधि यानी आप कह सकते हैं कि वृत्त की सीमा है। वृत्त की सीमा को ही या वृत्त की सीमाओं की कुल लंबाई को ही हम कहेंगे परिधि। ठीक है, तो आप किताबी परिभाषा से ज़्यादा अपने परिभाषा पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जैसे हम अभी किताब की बातों को विशेष तौर पर नहीं ले रहे हैं, हम अपने शब्दों में, अपनी भाषा में इसको परिभाषित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो संभवतः आप भी समझ करके अपने शब्दों में ही इसको परिभाषित करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, परिधि हो गया। परिधि को हम लोग सी से डिनोट करते हैं, इंग्लिश में इसको सरकमफ्रेंस कहते हैं। ठीक है, अब देखिए परिधि का सूत्र को अगर हम देखें, देखिए तो ये जो सेंटर है, तो सेंटर से जो जीवा हम खींचते हैं उसको क्या कहते हैं? व्यास। ठीक है, अब व्यास के बारे में कहा गया कि व्यास से पहले समझिए जो पाई है, पाई एक शब्द आया था, पाई आप देखे होंगे, पाई। ठीक है ना, पाइथागोरस, पाई ऐसे ध्यान में होगा। अब देखिए पाई होता क्या है? रियल में वृत्त के लिए पाई जो है उसके परिधि और व्यास के अनुपात को पाई कहते हैं। आप ऐसे लिखिए, पाई बराबर परिधि बटे व्यास। ठीक है, परिधि बटे व्यास। व्यास को हम डी से डिनोट करते थे। अगर हम इसको पाई बाई 1 लिख ले तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पाई बाई 1, परिधि को हम परिधि लिखते हैं या सी लिख लें। ठीक है, और व्यास को क्या लिखेंगे? डी। ठीक है, तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 1 इधर जाएगा और डी इधर जाएगा, यानी पाई डी बराबर क्या हो जाएगा? परिधि। पाई डी बराबर परिधि, या परिधि बराबर क्या बोलेंगे? पाई डी। ठीक है, पाई डी। क्लियर? तो आपसे पूछा जाएगा कि परिधि का सूत्र क्या होता है, तो पाई इंटू डी, या इसको हम ऐसे भी लिखेंगे, परिधि बराबर पाई लिखेंगे और डी के जगह पर हम क्या लिखेंगे? 2r। आप यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक अगर इसको O बोले, इसको P बोले तो इसको भी R कहेंगे, और इसको हम Q बोले तो OQ को भी R कहेंगे। ये पूरा व्यास है, इसमें कई गो R हो गया? 2 गो R हो गया। यानी व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, यानी 2 गो त्रिज्या मिलकर के एक व्यास बनाता है। ठीक है, तो 2r हम लिख सकते हैं, r प्लस r, 2r होता है ना, r प्लस r, 2r हो जाएगा, यानी d बराबर हम क्या लिखेंगे? 2r। तो यहाँ उसी वैल्यू को हम रखते हैं, पाई इंटू 2r, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2πr हो जाएगा। तो आप समझ गए कि परिधि का सूत्र कहाँ से आया है। तो पाई को जो परिभाषित किया गया है वृत्त में,
क्या, परिधि बटे व्यास को, उसी से हमको परिधि का सूत्र प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो यहाँ परिधि का आप सूत्र देख लिए क्या होता है, पाई इंटू डी बोले या 2πr बोले। ठीक है, c बराबर क्या हो जाएगा 2πr, या परिधि बराबर हो जाएगा 2πr। ठीक है, चलिए और आगे समझते हैं। अब किसी का आधा भाग, जो वृत्त का आधा भाग होता है, जो संभवतः ऐसा होता है, इसको हम कहेंगे अर्धवृत्त। इसका नाम क्या होगा, अर्धवृत्त। अर्धवृत्त। ठीक है, अर्धवृत्त के बारे में समझिएगा। ये वृत्त का आधा भाग होता है। ठीक है ना। अब आधे भाग में देखिए, अर्धवृत्त के बारे में हम समझ लेंगे। देखिए, अर्धवृत्त क्या है, वृत्त का आधा भाग है। ठीक है, यानी कोई भी वृत्त है उसको ठीक बीच से काट दिया जाए, या व्यास के अनुदिश काट दिया जाए, तो जो आकृति बनेगा उसी को हम कहेंगे अर्धवृत्त। ठीक है, अब अर्धवृत्त का जो परिधि होता है वो क्या होता है, देखिए, तो आप ध्यान दीजिए, अभी थोड़ी देर पहले हम बताए थे, परिधि यानी वो वृत्त की सीमा है, सीमा की कुल लंबाई को ही हम कहेंगे परिधि, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो कुल लंबाई होगा उसको हम कहेंगे परिधि। ठीक है, तो वृत्त का परिधि क्या था, 2πr। अब इसका आधा ही भाग ना है, वृत्त का आधा भाग है, तो इसमें हम 2 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, और ये मान लीजिए सेंटर है, तो इधर भी r है और इधर भी r है, यानी टोटल कितना हो गया 2r। ठीक है, वृत्त का आधा भाग है, इसलिए इसमें हम 2 से भाग कर दिए, परिधि में 2 से भाग कर दिए, और प्लस 2r, ये यहाँ पर 1r और यहाँ पर 1r। ठीक है, तो r कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल कीजिए, πr प्लस क्या बचा 2r। अब आप सोचिए, इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, r कॉमन ले सकते हैं, यानी पाई प्लस 2 जो होगा वो अर्धवृत्त का परिधि हो जाएगा। ठीक है, यानी अर्धवृत्त का परिधि क्या होगा, अर्धवृत्त का परिधि क्या होगा, r इंटू पाई प्लस 2, r इंटू पाई प्लस 2 जो है ये अर्धवृत्त का परिधि हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल की बात करेंगे, खैर क्षेत्रफल को हम बाद में देखते हैं अभी। अब जो है अन्य जो इसकी संरचनाएं हैं, आकार है, उसको हम समझेंगे। जैसे यहाँ पे वृत्त है, देखिए, तो वृत्त को का जो ये केंद्र है, तो इसके केंद्र से माने कि 2 त्रिज्या हम खींच लिए, एक हो गया OP और एक हो गया OQ। तो OP और OQ के बीच का जो भाग है ना, OP और OQ के बीच का जो भाग है, इसी को बोलते हैं त्रिज्याखंड। क्या बोलते हैं, त्रिज्याखंड। ध्यान रहेगा, इसको क्या कहेंगे, त्रिज्याखंड। ध्यान रहेगा। अब देखिए, तो अब ये दिख रहा है कि ये तो त्रिज्याखंड हो ही गया, और बाकी वाला भी त्रिज्याखंड जैसा ही दिख रहा है। जैसे दोनों वृत्त के त्रिज्या के बीच का जो क्षेत्र है उसको क्या कर लिए, त्रिज्याखंड। अब इधर से भी देखेंगे तो ये भी 2 वृत्त के बीच का ही भाग होगा, इधर का, यहाँ से इधर और यहाँ से इधर जो भी होगा वो भी क्या होगा, त्रिज्याखंड ही होगा। तो ये दिखने में छोटा है, इसलिए इसको बोलेंगे कि लघु त्रिज्याखंड है। ये क्या है, लघु त्रिज्याखंड है। और ये जो ऊपर वाला हिस्सा बड़ा दिख रहा है, इसको बोलते हैं दीर्घ। क्या बोलेंगे, ये दीर्घ त्रिज्याखंड है। ठीक है, त्रिज्याखंड है, ध्यान रहेगा। तो त्रिज्याखंड पहचान गए, यानी 2 त्रिज्याओं के बीच घिरे हुए भाग को क्या कहेंगे, त्रिज्याखंड कहेंगे। अब यहाँ अगला बात समझिएगा, ये कोई वृत्त है, अब इसको जीवा के अनुदिश काट दिया जाए, जैसे PQ जीवा है, तो इसके अनुदिश काट दिया जाए, तो ये जो छोटा वो टुकड़ा भाग आप देख रहे हैं, टुकड़ा भाग, इसको हम बोलते हैं वृत्तखंड। क्या कहेंगे, वृत्तखंड। अब ये भी देखने में छोटा है, इसलिए इसको हम बोलेंगे लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। और ऊपर वाला ये जो भाग आप देख रहे हैं, इसको बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड। क्या बोलेंगे, दीर्घ वृत्तखंड, वृत्तखंड। ठीक है, तो ये पहचान हो गया। अगला बात समझेंगे, एक शब्द आता है संकेंद्री वृत्त। संकेंद्री वृत्त ये क्या होता है, देखिए, 2 ऐसे वृत्त जिसका केंद्र समान हो, 2 ऐसे वृत्त जिसका केंद्र एक ही हो, उसको हम कहते हैं संकेंद्री वृत्त। यानी इस बड़े वृत्त का भी केंद्र O है और छोटे वाले वृत्त का भी केंद्र क्या है, O है। तो ये दोनों का केंद्र एक ही है, इसलिए इसका नाम रखा गया है संकेंद्री वृत्त। ठीक है, छोटे वाले वृत्त का त्रिज्या को हम लोग छोटे आ से डिनोट करेंगे, बड़े वाले वृत्त का जो त्रिज्या है उसको हम लोग
बड़े आ से डिनोट करेंगे, ध्यान रहेगा। अब देखिए, अब इसमें संभवतः जो वृत्त के जो मुख्य भाग है उसको हम लोगों ने यहाँ तक समझा। अब आगे हम फार्मूला को समझेंगे कि फार्मूला का उपयोग कब और कैसे किया जाएगा, ठीक है। तो फार्मूला की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए, एक फार्मूला तो हम लोग पहले ही पढ़ लिए, वृत्त का परिधि। वृत्त का परिधि क्या था? परिधि था 2 पाई r था। अर्धवृत्त का भी परिधि हम लोग पढ़ लिए। अर्धवृत्त का परिधि क्या था? r इंटू पाई प्लस 2 था। ये दो सूत्र पढ़े। और एक और सूत्र देखे थे, व्यास। व्यास को हम लोग क्या बोले थे? यानी 2r, d बराबर 2r, ध्यान रहेगा। अब यहाँ हम समझेंगे क्षेत्रफल। देखिए, क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर। कितना होता है? पाई r स्क्वायर, ठीक है। पाई r स्क्वायर कहने का मतलब है कि इसमें जो पाई का वैल्यू होता है, मतलब कोई भी क्वेश्चन होगा वृत्त से संबंधित तो उसमें जो होगा त्रिज्या देगा, ठीक है ना। त्रिज्या देगा, त्रिज्या देकर के ही आपसे वृत्त का क्षेत्रफल पूछेगा, ठीक है। या परिधि देगा तो उससे आपको त्रिज्या निकालना होगा और त्रिज्या निकाल करके आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। यानी एक बात तय है कि जब भी क्षेत्रफल निकालना होगा तो हमको त्रिज्या पता होना चाहिए, चाहे वो जिस तरीके से है, व्यास से त्रिज्या निकाल ले तो, परिधि से निकाल ले तो, या किसी भी तरीके से। जब तक त्रिज्या नहीं निकलेगा, त्रिज्या पता नहीं होगा, तब तक वृत्त का क्षेत्रफल नहीं पता लग सकता है, ठीक है। अब देखिए, जैसे क्वेश्चन देगा, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल भी देगा, पूछेगा परिधि एवं व्यास बतावे, ठीक है। देखिए, व्यास बतावे और परिधि बतावे और क्या बतावे? क्षेत्रफल भी बतावे। देखिए, उस सारा का सारा फॉर्मूला दिया गया है, उसका बस उपयोग कर लेना है। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई r स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7। देखिए, पाई का वैल्यू पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर पाई का वैल्यू 3.14 भी होता है और 22/7 होता है। ये जो है ये परिमेय संख्या है। ये क्या है? परिमेय संख्या है। 22/7 क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन ये पाई जो है अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्योंकि ये जो आप पीछे हम लोग पढ़े थे तो व्यास और परिधि के अनुपात को, परिधि और व्यास के अनुपात को पाई कहते हैं। किसी भी वृत्त के का जो परिधि होगा, यानी परिधि की लंबाई ले लिया जाए और व्यास की लंबाई ले लिया जाए, अगर भाग देंगे तो लगातार भाग लगते चला जाएगा, अलग अलग संख्या आते चला जाएगा। इसलिए जो है ना, उसको हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या, पाई को, ठीक है। और 22/7 को जब हम भाग करेंगे तो कुछ समय बाद, कुछ भाग देने के बाद संख्या जो है बार बार आना शुरू हो जाएगा, रिकरिंग वाला शब्द आ जाएगा, अंक आ जाएगा, तो हम कहेंगे कि 22/7 क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है। तो 22/7 पता हो गया क्या है? परिमेय संख्या है। और पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे r मतलब त्रिज्या 7 दिया है, तो 7 का स्क्वायर लिखेंगे, 22/7 गुना r स्क्वायर, यानी 7 × 7। 7 से 7 कट गया, यहाँ cm भी लिखिएगा, ठीक है। यहाँ cm, यहाँ 2 बार है तो 2 इस पर चढ़ा दीजिएगा। तो 22 गुना 7 cm स्क्वायर, तो 22 से कितना होता है? 154 cm स्क्वायर। ये क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। अब एक और बात ध्यान दीजिएगा, जब तक प्रश्न में पाई का वैल्यू 3.14 नहीं बोल रहा है, 14 नहीं बोल रहा है, तब तक आपको 22/7 का प्रयोग ही करना है, ठीक है। लेकिन जब बोल देगा कि पाई = 3.14, 3.14, 14, तो आपको उसी का प्रयोग करना है, 22/7 का प्रयोग नहीं करना है। अगर आप कीजिएगा तो संभवतः आपका जो बनाया हुआ सॉल्यूशन होगा, यानी आंसर होगा
वो किताब के सॉल्यूशन से मैच नहीं करेगा। ठीक है, हालांकि बनाया हुआ गलत नहीं है, लेकिन जब क्वेश्चन निर्देश दे दिया है कि आपको पाई की जगह पर 3.14 का प्रयोग करना है तो आपको उसी का प्रयोग करना है, अपने मनमाने से 22.7 का प्रयोग नहीं कीजिएगा। ठीक है, देखिए अब रहा बात परिधि का। तो परिधि के लिए सूत्र क्या था, 2 पाई r। तो 2 रहेगा, 22/7 रहेगा और r की जगह पर 7, इसे कट गया। cm लिखना है, 2 गुना, यहाँ भी cm दिया है तो cm लिखना है, मीटर रहेगा तो मीटर लिखना है। ठीक है ना, 2 गुना 22, तो 22 गुना कितना होता है 44 cm, इसका आंसर हो जाएगा। और बाकी व्यास तो बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है, 2r। ठीक है, 2 गुना 7 cm, यानी 7 गुना कितना हो जाएगा 14 cm हो गया। तो वृत्त से संबंधित जो है ये छोटे स्तर पर ऐसे प्रश्न आते हैं। ठीक है, अब इससे थोड़ा बड़े स्तर का क्वेश्चन अगर देखा जाए तो क्या होगा, आगे समझते हैं। देखिए थोड़े बड़े स्तर के क्वेश्चन में ऐसे देगा कि कोई एक वृत्त है, ठीक है, अगर उसकी त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, या क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। ठीक है, और दूसरे स्तर पर यह भी पूछा जा सकता है कि अगर वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो परिधि कितना गुना हो जाएगा, या परिधि में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। 2 प्रकार के क्वेश्चन जो है अभी हम समझ रहे हैं। तो आप मान लीजिए कि एक जो है वृत्त है उसका त्रिज्या 7 ली है। ठीक है, थोड़ा सा ठीक है, देखिए एक वृत्त है जिसका त्रिज्या हम क्या लिए 7 सेंटीमीटर। अब दूसरा जो वृत्त है उसका हम त्रिज्या लेते हैं 14। क्वेश्चन के अनुसार आप समझ रहे हैं, एक त्रिज्या है उसको दुगुना कर दिया जाए, तो यहाँ 7 है और यहाँ कितना है दुगुना है, तो 7 का दुगुना 14 है। तो हम दोनों का जो है क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो पाई इंटू 7 का स्क्वायर करना होगा, यानी 49 पाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसका अगर निकालते हैं तो क्षेत्रफल कितना होगा, पाई r स्क्वायर होता है, तो पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर, यानी पाई इंटू 14 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर कितना होता है बताइए, 14 का स्क्वायर बोलिए 198 होता है। ठीक है, यानी 198 पाई, यानी 198 पाई। अब दोनों का अगर तुलना करें तो पहले कितना था 49 पाई, अब कितना हुआ 198। तो 198 बाई 49 पाई करते हैं, तो पाई से पाई कट गया, 49 से ही जो है 98 कटेगा 4 बार, 4 चुका 16, 9 चुका 36, नहीं है 98 नहीं 96 ना होगा, 14 का स्क्वायर 96 होता है, 196 इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा 4 चुका 16 और 9 चुका 36। ठीक है, कितना आएगा 4 आ जाएगा। यानी तुलना करने पर हमको पता चला कि अगर हम किसी वृत्त की त्रिज्या को दोगुना कर देंगे तो उसका क्षेत्रफल जो है 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, 3 गुना करेंगे तो 3 का स्क्वायर आप कर लीजिए 9 गुना हो जाएगा। जहां भी आपको क्षेत्रफल से संबंधित ऐसा प्रश्न रहेगा तो क्या करना है, स्क्वायर करना है। जैसे त्रिज्या 2 गुना किया जाएगा तो 2 पर स्क्वायर करेंगे, त्रिज्या 3 गुना किया जाएगा तो 3 पर स्क्वायर करेंगे, त्रिज्या 4 गुना किया जाएगा तो 4 पर स्क्वायर करेंगे। यानी क्षेत्रफल जो है वो क्या होगा, स्क्वायर के रूप में चलता है। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 गुना बढ़ जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 गुना बढ़ जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है ना, यानी 16 गुना हो जाएगा। अब देखिए, अब इसमें जो प्रतिशत का खेल था उसको आप समझिए। यहाँ पे हम लोग समझे कि 4 गुना तो वृद्धि हो ही गया, पहले की तुलना में कितना हो गया 4 गुना हो गया। ठीक है, थोड़ा ही डाल देंगे। देखिए 4 गुना तो हो गया। अब जब प्रतिशत की बात करेगा कि कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई, कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो वृद्धि हुई के लिए आप यह ध्यान रखिएगा
यह है, क्षमा समझिएगा। देखिए तो आप समझिए कि पहले परिधि मान लीजिए 1 था, अब कितना हुआ 4, तभी तो 4 गुना हुआ है, तो कितना बढ़ा 3। ठीक है, तो 3 गुना आप 100 कर लीजिए, यानी लगभग 300% की वृद्धि हो गई। ठीक है, ये एक शॉर्टकट तरीका हो गया। अगर रियल में आपको जानना है कि रियल में 300 कैसे हो गया, तो आप कैसे समझिए। पहले मान लीजिए 49 पाई था, अब कितना हुआ था, यहाँ पे इसका हम लोग निकाले थे 196 पाई निकाले थे, तो इसमें 49 पाई को 196 में से घटाएंगे, कितना आ जाएगा, देखिए 196 पाई माइनस 49 पाई। अब पाई पहले कितना था, 49 पाई ही था, और प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। ठीक है, इसको निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए 149 को 196 को 49 में से घटाएंगे, कितना आ जाएगा, देखिए 16 में से 9 गया 7। ठीक है, उसके बाद ये हुआ 18, एक हासिल इसको दिया है, तो ये हो गया 18, 18 में से 4 गया तो 14। ठीक है, यानी 147 पाई बटे कितना 49 पाई, और गुना 100 हुआ, पाई से पाई कट गया, इससे 3 बार में कट गया, कितना आ जाएगा 3 गुना 100, यानी कितना हो गया 300% की वृद्धि हो गई। ठीक है, तो आप जब गुना गुनी में प्रश्न रहेगा कि कितना गुना या कितनी गुनी बढ़ गया, तो आप क्या कीजिएगा, उसका स्क्वायर कर दीजिएगा। 4 गुना दिया है, त्रिज्या 2 गुना कर दिया गया, तो 2 का स्क्वायर नहीं 4 गुना हो जाएगा। त्रिज्या 5 गुना बढ़ जाता है, तो 5 का स्क्वायर नहीं 25 गुना क्षेत्रफल हो जाएगा। लेकिन वही जब प्रतिशत में बोलेगा कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो आप क्या कीजिएगा, जितना गुना हुआ है ना आंसर में, उससे 1 कम करके 100 से गुना कर दीजिए। ठीक है, जैसे 2 गुना किया गया, तो 2 गुना का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 4 से कम कीजिए 3, यानी 300% की वृद्धि हो गई। 5 गुना हो जाता है, तो 5 का स्क्वायर कितना करेंगे 25, 25 में से 1 घटाएंगे 24, यानी 2400% की वृद्धि जो है क्षेत्रफल में हो जाएगी। ठीक है, अब इसी प्रकार का प्रश्न अगर परिधि के साथ रहता है तो कैसे होगा, उसको चेक करते हैं। देखिए देखिए सेम क्वेश्चन, बस अब क्या करना है, परिधि को कैलकुलेट करना है। देखिए तो परिधि का सूत्र क्या था, परिधि बराबर था 2 पाई आर, तो 2 रहेगा, पाई भी रखते हैं, अभी मान नहीं रखते हैं। आर कितना हो गया 7, 14 पाई हो गया। ये कितना हो जाएगा, परिधि इसका, परिधि बराबर यहाँ भी 2 पाई कैपिटल आर लगा लें, तो 2 गुना पाई तो रहेगा, आर की जगह पर 14, 14 गुना 28 पाई। ठीक है, अब तुलना करते हैं, तो तुलना जब करेंगे तो जो बाद में आया है उसको ऊपर लिखना है, और पहले जो आया था उसको नीचे लिखना है। कटाइए, पाई से पाई कटा, और 14 गुना 28, यानी कितना हो गया 2 गुना। यानी परिधि में जितना गुना बोलेगा, ठीक है, जैसे त्रिज्या 2 गुना बोलता है तो परिधि भी 2 गुना ही होगा। अगर त्रिज्या 3 गुना किया जाएगा तो परिधि भी 3 गुना ही होगा। ठीक है, क्षेत्रफल में जितना गुना बोल रहा है त्रिज्या को करने के लिए, उस पर स्क्वायर चढ़ा देना है। 2 गुना बोलेगा तो 2 का स्क्वायर कर देना था। इसमें क्या करना है, स्क्वायर नहीं चढ़ाना है। त्रिज्या अगर 2 गुना बोलता है तो परिधि भी 2 गुना बोल देना है। ठीक है, समझ रहे ना। अगर 3 गुना कहेगा तो 3 गुना वृद्धि होगा परिधि में। अब कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा, कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा, तो जैसे पहले हम लोग किए थे वैसे यहाँ करेंगे। 28 पाई माइनस कितना करेंगे 14 पाई, और पहले कितना था 14 पाई, और गुना कितना 100। ठीक है, तो घटेगा कितना आएगा 14 पाई बटे 14 पाई, और गुना कितना 100, तो ये कट गया, कितना बचा 100% की वृद्धि होगी। यानी जो रूल्स पहले हम लोग यूज किए थे वही यहाँ भी प्रयोग करना है। त्रिज्या 2 गुना किया गया तो परिधि भी 2 गुना होगा। अब प्रतिशत का जब जवाब देना है तो 2 में से 1 माइनस कीजिए, 1 आएगा, 1 में 100 से गुना कीजिए, यानी 100 जो है प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगा। त्रिज्या 5 गुना करेंगे, परिधि भी 5 गुना हो जाएगा, और 5 में से कम कीजिए 4, 4 में 100 से गुना कीजिए, 400% की वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, तो गुना गुनी वाला जो प्रश्न था ये थोड़ा सा बड़े लेवल का था। ठीक है ना,
तो अब हमको आशा है कि आप लोगों को परिधि निकालना, क्षेत्रफल निकालना आ गया होगा, ठीक है। और साथ ही साथ गुना गुनी करने वाला जो प्रश्न आता है वो भी आपको आ गया होगा। आप इसको शॉर्टकट ट्रिक के माध्यम से भी समझ गए होंगे। ऐसे क्वेश्चन को तो आप मुजबानी भी जवाब दे सकते हैं, कुछ सेकेंडों के में जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो आज जो है वृत्त के बारे में इतना लेते हैं, फिर अगले चैप्टर में हम लोग वृत्त के अन्य भागों को पढ़ेंगे, अन्य क्षेत्रफल को भी पढ़ेंगे, ठीक है। हमको आशा है कि आज जो है आप वृत्त के बारे में अच्छे से समझे होंगे और वीडियो आपको अच्छा भी लगा होगा, ठीक है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सबसे बड़ी बात कि आप कमेंट कीजिएगा कि आपको इसमें क्या कमी लगा, ठीक है। और साथ ही साथ शेयर कीजिएगा और उसके बाद जो है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।